कैसे हो बच्चों? तो कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई भाई? अच्छे से बताओ, क्योंकि सर्दियों का मौसम है। सुना है बच्चों के इस चैप्टर में बहुत डाउट्स हैं। चलो भाई, आज खत्म कर देंगे आपके सारे डाउट्स। आपको अच्छे से पता है कि एक ही क्वेश्चन आना है, 5 मार्क्स का आना है, तो लेंथ वाले क्वेश्चनों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए बजाय कि शॉर्ट शॉर्ट पर। शॉर्ट से आपके छोटे कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं, पर बड़े क्वेश्चंस को बनाने के लिए थोड़ा सा डीपली चैप्टर को पढ़ना होगा आप लोगों को। उसे समझो ध्यान से, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत नॉर्मल सी बात की गई है। मैं कहता आया हूं कि सिविक्स जो है ना, वो बेसिकली अपने घर वाली बात है। कहीं बाहर से कुछ है ही नहीं, टफ है ही नहीं इसमें कुछ। रोज आप देखते हो नेताओं को, रोज देखते हो उनकी परेशानियों को, यानी कि जो आपको करते हैं वो, आप अपनी परेशानियों को भी देखते हो। आपको क्यों लगता है कि आपको अपने काम के लिए नेता की जरूरत है, पार्टीज की जरूरत है? केवल इलेक्शन के टाइम पर आप वोट देने जाओ, बस यही है क्या? और भी काम हो सकते हैं। तो वो सब आज हम इस चैप्टर में आपको नहीं बताने वाले। क्यों? क्योंकि भैया आज मैं अब आया हूं आपको प्रैक्टिस कराने क्वेश्चंस की। चैप्टर के बीच बीच में थ्योरी का थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टेड पार्ट बताते रहेंगे, है ना। पूरी तो संभव नहीं है क्योंकि सीक्वेंस वाइज देख रहे हो आप कि एमआईपी सीरीज है हमारी, तो आपको पूरा चैप्टर आई होप आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। कमेंट सेक्शन में बताना कि किन किन को कितना चैप्टर समझ में आ गया। नहीं आया तो क्वेश्चन के थ्रू भी आप समझ जाओगे। चिंता नहीं करनी है, चिंता करने वाले की जरूरत है ही नहीं यहां पे, क्योंकि हम जो खड़े हैं भाई, तो हमारा काम है आप लोगों के सारे सॉल्यूशंस को आप लोगों तक सही तरीके से पहुंचाना। वो मैं पहुंचा दूंगा, तो रोना नहीं है, कोई भी नहीं रोएगा, ठीक है। सो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। मैं आपका अपना टीचर जोगिंदर सिंह चाहर अपने इस प्यार भरे प्लेटफॉर्म यानी कि फिजिक्स वाला पर आपका स्वागत करता हूं। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें अवेयरनेस की भी बात होगी, इसमें कंसर्न की भी बात होगी, और इसमें यह भी बात हम करेंगे कि भाई साहब आखिर पार्टीज की जरूरत पड़ क्यों रही है? क्या हम खुद नहीं जा सकते क्या कुछ करने के लिए? समझ रहे हो, डरना नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज, बच्चों आप देख चुके हो अच्छे से कि भाई हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये बहुत सारी पार्टियों के आप चिन्ह देख रहे हो, यानी कि सिंबल्स देख रहे हो। सब इलेक्शन के टाइम पे अच्छे से नजर आ जाएंगी अगर कोई सिंबल भूल गया है तो, वरना तो आपको पार्टीज के भाई चुनाव के टाइम पे तो आपको पता ही है, जो दबे हुए मेंढक होते हैं वो भी बाहर निकल के आ जाते हैं, है ना। तो सब जगह शोर शोर होता है। और बुरी बात यह है कि कई बार हमने ये देखा कि जिस समय हमारे बोर्ड्स के पेपर होते थे उस समय चुनाव हो रहे होते थे, तो शोर में हम डिस्टर्ब होते थे। तो सरकार ने फिर शायद ख्याल किया नहीं किया, पर चलो हम तो भूल गए। तो आते अपने टॉपिक पर भाई साहब। अब हमारा बच्चों जो आप ये देख रहे हो, ये माइंड मैप है। आपको क्या पढ़ना चाहिए वो मैं इस माइंड मैप के थ्रू आपकी बुक में बता दूंगा। कहां पर आपको ज्यादा फोकस करना है वो मैं आपको बता दूंगा। किस सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे ये मैं आपको बता दूंगा। खत्म कर देंगे कहानी पूरी। सो आपके चैप्टर का नाम है बच्चों पॉलिटिकल पार्टीज। व्हाट आर द डिफरेंट चैलेंजेस टू द पॉलिटिकल पार्टीज, ये आपको करना चाहिए। 5 मार्क्स में सीधा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या चैलेंजेस है? लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। भाई अंदरूनी जो डेमोक्रेसी है वो मेंटेन नहीं करते, पक्षपात करते हैं, अपने खास जानने वालों को टिकट दे देते हैं, उन्हीं को चुनाव लड़ाते हैं, फिर कहते हैं क्या कि समाजवाद है, फिर कहते हैं क्या कि हम परिवारवाद नहीं चलते। ऐसा मैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूं, ये चीजें आजकल देखी जा रही हैं कई पार्टीज में। मनी एंड मसल पावर, मनी से मसल के रख देते हैं किसको? जो व्यक्ति उनके खिलाफ खड़ा होता है, जिसमें पैसा ज्यादा है, वो अपने सामने कमजोर आदमी को टिकने नहीं देगा, वो उस इंसान को अपने सामने खड़ा ही नहीं होने देगा जिससे उसको डर है कि मैं सीट हार ना जाऊं। मनी ऐसी पावर है। दूसरा क्या? नो ट्रांसपेरेंसी। अपनी पार्टी में बड़े नेता अपनी पार्टी के फॉलोअर्स को, लीडर्स को बात नहीं बताते कि क्या चल रही है। टॉप लेवल पे बात की, अपने बंदे अनजान है। देखा होगा मीडिया में आके कोई भी कुछ भी बोल जाता है, फिर बाद में टॉप लीडर आते हैं, हम उनकी तरफ से क्षमा मांगते हैं। तो जो क्षमा मांगने का जो रोल है, माफी का जो रोल है, क्यों? क्योंकि आपने ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी अपनी पार्टी में। और अगर बात कर लूं, सो नो मीनिंगफुल चॉइस, कॉपी एंड पेस्ट। जो तुम्हारी पॉलिसी है वही दूसरे की पॉलिसी है, जो तुम्हारे एम्स है वही दूसरे के एम्स है, जो तुम करना चाहते हो वही दूसरी पार्टी करना चाहती है। तो भाई साहब हम लोगों को कैसे पता चले कि राइट चॉइस क्या है? कौन डिफरेंशिएट है इनमें, कौन अलग है, कौन हमारे लिए रियल में सोच रहा है? सब कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो भैया जब वोट देने जाएंगे हम लोग तो हमें तो पता ही नहीं होगा किसके लिए वोट करें, कंफ्यूजन हो जाएगी। सो नो ट्रांसपेरेंसी। नेसेसिटी क्या है पॉलिटिकल पार्टीज की? भाई पॉलिटिकल पार्टीज की नेसेसिटी यह है कि सबसे पहले तो एक सिंपल बात समझ लो। मैं खड़ा हूं, मेरे मन में विचार आया कि मेरे हिसाब से मेरी फ्रीडम यह है, दूसरे के हिसाब से दूसरे की फ्रीडम कुछ और है।
अब हम एक ही देश में रह के इतने सारे लोगों की सोच होगी अलग थलग, फिर देश रन कैसे करेगा, फिर स्टेबल गवर्नमेंट कैसे बनेगी? तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, हमें चुनने पड़ते हैं। इतनी बड़ी पॉपुलेशन एक एक करके बोलेगी तो पार्लियामेंट में कचर कचर हो जाएगी। तो इसलिए क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि वही सरकार बनाते हैं, वही डेमोक्रेसी में हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, तो यह जरूरत होती है। नेक्स्ट आप पढ़ोगे व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी। एक पॉलिटिकल पार्टी है क्या, तो आपको अच्छे से पता है कितनी सारी पार्टीज है, सारी पॉलिटिकल पार्टी है जो राजनीति करती है, जिसका काम है। हम पढ़ेंगे उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उसके फंक्शंस क्या होते हैं। जैसे आपने पढ़ा है हर पॉलिटिकल पार्टी के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 3, लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स और फॉलोवर्स। जो है भाई साहब आप देखते हो चुनाव के टाइम पे हमारी पार्टी बहुत बढ़िया है, जो एक नेता अपने साथ भीड़ लेके चलता है, वो सब होते हैं। नेक्स्ट आप क्या पढ़ोगे कि फंक्शन में कंटेस्ट इलेक्शन। पॉलिटिकल पार्टी का एम क्या है, पहला तो चुनाव लड़ने के लिए, पावर में आने के लिए, सत्ता में आने के लिए तो चुनाव लड़े जा रहे हैं। प्रिपेयर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। जब वो सरकार बन जाती है, जब उनकी सरकार बन जाती है तो लोगों के लिए पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनाने की जो जिम्मेदारी है वो पॉलिटिकल पार्टीज की है। भैया हम इतने सारे लोग हैं, हम तो अपना ही सोचेंगे ना भला। जब हम रिप्रेजेंटेटिव कलेक्टिव वे में जाएंगे तब तो हम लोगों के लिए सोचेंगे, सो पॉलिसीज बनाते हैं। फॉर्म एंड रन दी गवर्नमेंट। सरकार भी यही लोग बनाते हैं, चलाते भी यही हैं। शेयर पब्लिक ओपिनियन। भाई साहब यही हैं जो हमारे ओपिनियंस को आगे चल के पार्लियामेंट में शेयर करते हैं। लोगों की जरूरत के हिसाब से लॉज बनते हैं, लोगों को तमीज सिखाने के लिए लॉज बनते हैं। सरकार को नहीं पता कि आदमी क्या चाहता है, बट सरकार के जो लीडर्स हैं, जो लोगों तक रोज मिलते हैं जुलते हैं, नेता हैं, वो तो जानते हैं ना कि लोग क्या चाहते हैं। लोगों की बातों तक, लॉ तक बनाना, पार्लियामेंट में पहुंचाना इन पार्टीज का काम है। कानून भी यही बनाते हैं। प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन। विरोधी दल का जो रोल है वो भी पॉलिटिकल पार्टीज के हिस्से आता है। अब अपोजिशन क्या होता है साहब, तो अपोजिशन का मतलब यह है कि समझ लो मेरी पार्टी जीत गई, या फिर आ जाओ रियल पार्टीज पे। अभी की सरकार बीजेपी की है तो कांग्रेस जो है वो अपोजिशन का रोल कर रही है। अपोजिशन कैसे बनी, एक पार्टी जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले और दूसरी वो पार्टी जिसको उससे कम वोट मिले, और भी कम होंगी, पर सेकंड पार्टी जिसे फर्स्ट पार्टी के मुकाबले थोड़े कम वोट मिले वही अपोजिशन बनती है। ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना चाहिए, बेस्ट पार्टी सिस्टम क्या होता है। हालांकि इसमें डिफरेंशिएट करने को आ सकता है कि सिंगल पार्टी एंड मल्टी पार्टी सिस्टम का डिफरेंशिएट कर दो, वो 5 मार्क्स में बन जाएगा। तो सिंगल पार्टी बोले तो जैसे अमेरिका में होता है एक ही पार्टी का चल रहा है, चाइना है जैसे एक पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी, अब इंडिया है बेस्ट एग्जांपल, 1 पार्टी का तो चाइना हो गया। अब इंडिया की बात करें तो यहां पर आप देख लो नेशनल पार्टीज भी हैं, स्टेट पार्टी भी है, रीजनल पार्टीज भी हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे आप नेशनल पार्टीज कितनी है, तो नेशनल पार्टी की लिस्ट बताएं तो बीएसपी, बीजेपी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, आईएनसी मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ऐसी 7 पार्टीज बेसिकली हैं। इसके अलावा रीजनल एंड स्टेट पार्टीज भी हैं, इन्हीं में से कुछ पार्टीज स्टेट लेवल पे भी ऑपरेट करती हैं। ठीक है। उसके अलावा आप क्या पढ़ोगे, क्या चैलेंजेस है, ये सब तो पढ़ लिया भाई। हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, कितनी पार्टीज होनी चाहिए, तो भाई साहब डेमोक्रेसी में कितनी पार्टी हो जाओ, जितना जी करे तुम्हारा, तुम बनाओ पार्टी, कोई नहीं रोकने वाला। पर यह ध्यान रखना कि जो रियल में कंपटीशन होता है, जो असलियत में चुनाव का जो कंपटीशन है, वो कुछ गिनी हुई पार्टी के बीच में होता है। हर कोई सीरियस नहीं है, कुछ का व्यापार है ये। आएंगे थोड़ा सा अपना दायरा बनाएंगे, थोड़ा सा दिखाएंगे, चमकवाएंगे, सामने वाले को लगेगा अरे यार जीत सकता है, अगला मीटिंग करेगा बैठ के, भाई साहब मैं बैठ जाऊंगा, पैसे दे दो, बैठ जाते हैं पैसे लेके। सो ये बेसिकली क्या होता है, ये सारा का सारा आपने पढ़ लिया कि क्या हमारे पॉलिटिकल पार्टीज में मुझे इस चैप्टर में पढ़ना चाहिए। कहां से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके यहां से आ सकता है, व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी एंड इट्स कंपोनेंट्स या फंक्शंस करके आ जाएगा। व्हाट आर द चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, ये आ जाएगा। डिफरेंट नेशनल पार्टीज के ऊपर 2 या 3 पार्टीज के ऊपर मान लो आ गया कि एक्सप्लेन एनी 3 पॉलिटिकल पार्टीज या 4 पॉलिटिकल पार्टीज, 1 लाइन 2 लाइन लिख दोगे। हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, इसके ऊपर एक डिस्क्रिप्टिव वे में बन सकता है कितनी पार्टी होनी चाहिए। सो क्या हमें बेसिकली जरूरत भी है, ये भी हो सकता है। तो इन दोनों को मर्ज करके 5 मार्क्स का क्रिएट किया जा सकता है, नो डाउट। रीजनल स्टेट पार्टी से क्वेश्चन इतना 5 नंबर का नहीं बनेगा, सो डू नॉट वरी, इतना फोकस देना भी नहीं उसके ऊपर। ठीक है। बेसिकली मेन टारगेट तो हमारा ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनने का है, ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनने का, ये तो सीधे सीधे हैं भैया। ये आपका वो हवा है जो सामने खड़ा है और इसको आप निगलना है, बस अब खा जाना इसको,
हलवा नहीं कह रहा हूं, हवा कह रहा हूं, भूत है, डर है। तो अगर क्वेश्चन आपको पता चल गया है कि क्या है डायरेक्ट, तो भैया हमला कर डालो, डिस्क्रिप्टिव वे बनाने। अब आते हैं आगे की तरफ। सो कंपोनेंट्स क्या होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, मैंने आपको बता दिया। एक तो होते भैया नेता, मुखिया, जो उसकी लीडिंग कर रहे हैं। एक होते हैं जो उसमें सक्रिय मेंबर्स होते हैं, जो आपके प्रवक्ता देखे होंगे आपने, टीवी न्यूज में, मीडिया में आते रहते हैं। और दूसरे होते हैं फॉलोवर्स, हम जैसे, जो बेवजह का अपनी रेलगाड़ी इनसे जोड़ के बैठे हुए हैं। ये तो इंजन है, ये ड्राइवर है, ये इंजन है, और हम इनसे जुड़ के बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ही भला हो जाएगा। सो कितना होगा कितना नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से किसके एम्स फुलफिल होते हैं, पार्टी के होते हैं या हमारे होते हैं, ये भी समय बताता ही आपको। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या कि मल्टी पार्टी सिस्टम। आपने देखा भैया, वन पार्टी सिस्टम आपके पास चाइना में है, मल्टी पार्टी यानी कि जैसे टू पार्टी अमेरिका में है, यूके में है, इंडिया में है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि वन पार्टी सिस्टम मतलब चाइना, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी उनकी चलती है। टू पार्टी जैसे यूएसए में है, अभी आप देख ही रहे हो भाई, दो पार्टी के चुनाव हुए, जीतते हारते रहते हैं। यूके में भी ऐसा ही है। इंडिया में तो आपको पता ही है मल्टी पार्टी स्पेशली एग्जिस्ट करता है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट है आपके सामने पार्टी, पार्टी के मुखिया, उनकी फाउंडेशन, नींव और उनके एम्स। तो मैं आपको कुछ की झलक दे रहा हूं, फिर मैं आता हूं आपको चैप्टर के हिसाब से भी बताने में। सो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998 में स्टैब्लिश होती है। आपको पता है तृणमूल कांग्रेस आज के नाम पे किसके नाम से जानी जाती है भाई? किसके नाम से जानी जाती है? ममता बनर्जी के नाम से, ममता बनर्जी के नाम से। और यही इसकी सबसे फेमस नेता भी हैं। इन्होंने क्या है, सेक्युलरिज्म और फेडरलिज्म पे इनका कमिटमेंट है, धर्मनिरपेक्ष और सब लोगों में डिवीजन होना चाहिए पावर का, ये इसमें बिलीव रखती हैं। नेक्स्ट बात ये है आपकी बीएसपी, आप सबने सुना होगा, बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी यानी कि हमारी मायावती जी, जिनका आपने पार्क देखा होगा, फेमस पार्क है नोएडा में। आप कभी आए तो नोएडा में आपको जो है ना पार्टी का जो है एक फेमस पार्क है वो मिल जाएगा। 1984 में इसकी स्थापना हुई। किसने की थी? काशी राम जी ने की थी। और आज की जो इसकी प्रमुख मुखिया और प्रसिद्ध नेता है, उनका नाम है मायावती। और इनका क्या था कि इंटरेस्ट और वेलफेयर के लिए खड़ी हुई थी। किसके? दलित्स एंड ऑप्रेस्ड क्लास, बेसिकली जो डिप्रेस्ड क्लास जिसको आप कहते हो, उनके लड़ाई के लिए, उनके हित के लिए पार्टी बनी थी। नेक्स्ट आई आपकी भाई करंट में जो रूल कर रही है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। इसकी नींव जो है 1980 में रखी गई थी और इसकी नींव रखी थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। और आज के इसके सबसे प्रसिद्ध यानी फेमस नेता, मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको नाम, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे अभी क्या है, प्राइम मिनिस्टर भी हैं। सो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और ये क्या चाहते हैं कि ऐसा इंडिया जो इंडिया के प्राचीन कल्चर से, वैल्यू से मिलकर बना हो। दीनदयाल उपाध्याय जी के भी इसमें आइडियाज जुड़े हुए हैं। तो ये बेसिकली कल्चर, ट्रेडिशनल वैल्यूज पे डिपेंडेंट होकर एक पार्टी बनी है बीजेपी। नेक्स्ट बात कर ले तो सीपीआई है, 1925 में बनी। घाटे साहब ने इसको घाटे से शुरू नहीं किया था, इनका नाम है डी राजा। आपने नाम सुना होगा अच्छे से, कई बार आपने न्यूज में सुना होगा कुछ वर्ष पहले। तो यह आया था, ये मार्क्सिज्म वाली, लेनिज्म वाली, सेकुलरिज्म में बिलीव रखते थे कि भाई साहब पावर किसी एक हाथ में डिस्ट्रीब्यूट नहीं रहनी चाहिए, इस तरीके से। नेक्स्ट थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये मार्क्सिस्ट पार्टी थी। ये सिर्फ सीपीआई है, ये मार्क्स अप्रोच की पार्टी है। ये भी मार्क्सिज्म और लेनिज्म में बिलीव रखते हैं एंड दे सपोर्ट सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी एंड अपोज इंपीरियलिज्म एंड कम्युनिज्म। राजा का बेटा राजा हो, ये विश्वास नहीं रखते। इसकी पार्टी की स्थापना 1964 में हुई थी। ज्योति बासु एक इंपॉर्टेंट नेम है बच्चों, सुंदरया एक नेम है इंपॉर्टेंट, और उसके अलावा कृष्ण कोनार भी एक इंपॉर्टेंट नेम है। बाकी आप जो है उसके अलावा अगर ये भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं। आज के फेमस नेता येचुरी साहब, सीताराम येचुरी साहब, आप न्यूज में देख लोगे, थोड़े से एजेड से आपको नजर आएंगे, वो हैं। और आती है हमारी सेकंड, यानी कि फर्स्ट कहो या सेकंड कहो, दो ही नेशनल पार्टी में बड़ी है, बीजेपी और कांग्रेस। तो बीजेपी हमने पढ़ लिया। कांग्रेस 1885 में बनी थी, एओ ह्यूम ने बनाई। अब आप सोच रहे हो सर सब तो अपने इंडियन है, ये विदेशी कैसे आए? तो एओ ह्यूम वाज अ सिविल सर्वेंट, जो कि एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, जिन्होंने कांग्रेस की फाउंडेशन इसलिए की थी एज अ सेफ्टी वेल्व यूज करने के लिए। भारतीयों के खिलाफ ही जो अपना हथियार बनाने के लिए उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट की थी। और इसकी आज एक फेमस नेता है जिनका नाम है सोनिया गांधी। सोनिया गांधी इस पार्टी की अभी जो है बेसिक पिलर है, नींव है। इनके बेटे हैं
राहुल गांधी जी, वो आप देख ही रहे हो, अभी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। मुझे बताना आप में से कौन कौन लोग भारत जोड़ो यात्रा देखते हो और आपको क्या सीख मिली। नेक्स्ट है, इस पार्टी में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में है उसकी बात की जाती है और यही इस पार्टी की आइडियोलॉजी भी है। सो बेसिकली हमने पार्टीज का देख लिया और आए तो एक और पार्टी है जिसका नाम है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एनसीपी। इनके नाम के मुखिया मैं बता देता हूं, शरद पवार, जो आपने बहुत फेमस सुने होंगे, बीसीसीआई में भी रहे हैं ये। शरद पवार, सांगमाइन तारिक अनवर ने पार्टी बनाई थी सन 1999 में, ज्यादा पुरानी पार्टी नहीं है। गांधी के सेकुलरिज्म वाली विचारधारा को मानते हैं, इक्विटी को मानते हैं, समाज में न्याय की बात करते हैं, डिवीजन ऑफ पावर की बात करते हैं। इसके फेमस नेता को भूलना मत भैया, कौन है? शरद पवार। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपनी बात पे बच्चों। अब हमारे क्वेश्चन शुरू होते हैं। क्वेश्चन शुरू होने से पहले आपके चैप्टर पे चल जाते हैं। चैप्टर क्या कहना चाहता है उस पे आते हैं। भाई चैप्टर में आपने बोला कि व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्यों है। तो आप समझो हमें क्यों जरूरत है। क्या आप अकेले जाकर अपनी बात को रख पाओगे? चलो आपने रख दी, आपके जैसे और लोग आ गए, करोड़, 100 करोड़, 125 करोड़ लोग आ गए। अब बताओ कि बात मनवेंगी कैसे भाई? मनेंगी इन द सेंस सब अपनी अपनी चलाएंगे, सब अपनी अपनी बात करेंगे, तो फिर कैसे सरकार चलेगी, कैसे स्टेबल गवर्नमेंट बनेगी? तो यही चीज आपके एनसीईआरटी में शुरुआत में दी गई है कि व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। और इसलिए इसमें बोला जा रहा है कि भाई साहब ये सब पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हम सबको एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है, डिसीजन लेना मुश्किल हो जाएगा, अपनी बातों को मनवाना समझवाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आपके चैप्टर की शुरुआत में लिखा हुआ है कि दीज आर द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशंस ऑफ ए डेमोक्रेसी एंड ऑर्डिनरी सिटीजन के लिए डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या है? पॉलिटिकल पार्टी। अगर आप गांव में जाओगे तो लोगों को संविधान नहीं पता होगा, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पता होगा, बट यह पता होगा कि राजनीतिक पार्टियां होती क्या हैं, कौन नेता किस पार्टी से बिलोंग रखता है। और गांव के लोग सीधा सीधा कह देते हैं भाई साहब कि हमारे देश में जो कुछ गलत हो रहा है वो इन पार्टियों की वजह से हो रहा है, तो सारा जिम्मा आपने थोप दिया। सो अगर इतनी समस्याएं हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज की नीड है क्यों? तो इसीलिए वो बोला कि भाई पॉलिटिकल पार्टी इसलिए जरूरी है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के एम्स होते हैं, समझ रहे हो? पॉलिटिकल पार्टी के एम होते हैं। तो एम क्या है कि भाई साहब आपके लिए सरकार बनाना, वो सब बनाना। अब आप तो नहीं बना सकते हो। सो मीनिंग क्या है बेसिकली, ए पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? कुछ ग्रुप के कुछ लोग एक ग्रुप में आते हैं, अपनी एक पार्टी बनाते हैं, उनके कुछ एम्स होते हैं, कुछ उनकी विश होती है, कॉमन टर्म्स पे आते हैं। अगर सब मिलकर आएंगे तो भाई साहब तभी पार्टी बनेगी। सबकी अगर मन अलग अलग मिलते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी बन ही नहीं सकती है। सो पॉलिटिकल पार्टी बेसिकली क्या कहती है? अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। समझ गए? लोग आएंगे, एक दिमाग का सेटअप है, बैठेंगे, सरकार बनाएंगे। पॉलिटिकल पार्टी उसी का ही काम है भाई, ये सब सरकार बनाना। सो दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी, बिल्कुल करते हैं, विद अ व्यू टू प्रमोट कलेक्टिव गुड, जो कुछ सबका म्यूचुअल गुड है वो करते हैं। ठीक है, सो ये पॉलिटिकल पार्टी की शुरुआत, मीनिंग ये है। आते हैं अपने क्वेश्चन पे, इस पे। सो व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड। जब वो होल्ड करते हैं पावर, एक साथ आते हैं लोग, किसके लिए? कलेक्टिव गुड के लिए, कि सबका भला होगा, सबका अच्छा करेंगे, एक साथ जाएंगे। तो उसे क्या कहते हैं हम? कैबिनेट कहते हैं, पंचायत कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं, या म्यूनिसिपैलिटीज कहते हैं। आपको पता है भैया उसे पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं, बिकॉज पॉलिटिकल पार्टी क्या है? अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन। आए, मिले, चुनाव लड़ो। समझ में आ गई बात? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी इज, क्या फंक्शन होता है पॉलिटिकल पार्टी का? मैंने आपको बताया ना, पॉलिटिकल पार्टी इज वन हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन, जो चुनाव लड़ने आते हैं। तो बेसिक एम क्या है उन पॉलिटिकल पार्टीज का बच्चों? कंटेस्ट इलेक्शन, चुनाव लड़ना। मैं राजनीतिक पार्टी में क्यों आया हूं? बीकॉम करने थोड़ी आया हूं, एमबीबीएस करने थोड़ी आया हूं, जेई नीट करने आया क्या? नहीं ना, मेरा काम था कि मैं सत्ता में जाकर पावर हासिल करूं। पावर हासिल तब होगी जब मैं किसी पार्टी में रहूंगा। रहूंगा किस लिए? ताकि चुनाव लड़ सकूं। चुनाव क्यों लड़ूंगा? ताकि जीत सकूं। जीतूंगा क्यों बच्चों? ताकि पावर आ सके। अरे तो अल्टीमेटली हो गया ना कि भैया पॉलिटिकल पार्टी के लिए क्या चाहिए? पॉलिटिकल पार्टी में क्या होता है?
ग्रुप ऑफ पीपल, यही तो बोला, ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर, जो एक साथ आते हैं, किस लिए? टू कंटेस्ट इलेक्शन। अब आप देख लो, सिंपल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही हैं। नहीं भी क्लियर होंगी तो मैं आपके एनसीईआरटी का जो कुछ टफ लाइन या जो कुछ आपकी एम्स की होंगी वो मैं बताता जाऊंगा साथ साथ, जहां से आपको मेजर ध्यान रखना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी का मतलब हो गया, व्हाई डू वी नीड ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, वो हम चर्चा कर ही रहे हैं पूरे चैप्टर में, ये समझ जाओगे आप लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन इंडिया डैश डिसाइडेड द कैंडिडेट्स। बीजेपी सरकार में जितने नेता हैं, ये मैंने फैसला लिया क्या? आपने फैसला लिया कौन चुनाव लड़ेगा? किसने लिया होगा? क्योंकि आपको पता है ना क्या होता था भैया, लीडर्स होते थे टॉप लेवल पे, फिर कौन होते हैं? एक्टिव मेंबर्स होते हैं, और फिर कौन होते हैं? फॉलोवर्स होते हैं। ये फॉलोवर्स ने वोट डालना है, लोगों ने वोट डालना है। एक्टिव मेंबर्स उस पार्टी में ऑलरेडी हैं, तो इसमें जो लोगों को टिकट मिलेगी उसका फैसला कौन करेंगे? टॉप लीडरशिप करती है, टॉप लीडरशिप करती है। तो देखो यहां पे क्या है भाई, इन इंडिया हु डिसाइड द कैंडिडेट्स? टॉप लीडर्स ऑफ द पार्टी। बीजेपी सरकार में जो मेन पद पे ऊपर बैठे हुए, दे विल डिसाइड कि किसको टिकट मिलेगी और किसको नहीं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा भाई। हंसते रहो और जो है बताते रहो कितना मजा आ रहा है भाई, पॉलिटिकल पार्टी में मजा आ रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि अगर आप ये देखोगे, अगर आपसे पूछ ले कि पॉलिटिकल पार्टी के कंपोनेंट्स क्या है, तो यही है बेसिकली कंपोनेंट्स आपके, इनके बारे में लिख सकते हो आप, कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। किसी भी पार्टी के यही कंपोनेंट हैं। हर पार्टी में नेता होते हैं ऊपर वाले, हर पार्टी में एक्टिव मेंबर्स होते हैं, और हर पार्टी में जो उसके फॉलोवर्स होते हैं। कोई भी पार्टी ले लो सिंपली। देखते हैं नेक्स्ट की तरफ, हु हैज द राइट टू फॉर्म द गवर्नमेंट, किसको अधिकार है सरकार बनाने का? सो भाई साहब दो पार्टी मान लो लड़ रही हैं, दो पार्टी है, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी। ये जीत गई, अब ये जीत गई तो ये तो हार गई ना, ये हार गई तो ये क्या बनेगी? ये बनेगी भाई आपकी अपोजिशन, और ये बनेगी किसकी? इसकी बनेगी सरकार। सो हु फॉर्म द गवर्नमेंट? विनिंग पार्टी हैज द राइट टू फॉर्म गवर्नमेंट। जिस सरकार के पास सबसे ज्यादा वोट होंगे लोगों के, वो पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, जैसे प्रेजेंट में बीजेपी गवर्नमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस हैज वन पार्टी सिस्टम? किसके पास वन पार्टी सिस्टम है? अभी आप पढ़ के आए हो। पार्टी सिस्टम दो तरह का हमने देखा। कितने तरह का देखा? दो तरीके का देखा। एक तो होता है वन पार्टी, वन पार्टी मतलब जिसमें सिंगल पार्टी होती है, केवल एक पार्टी की चलती है, जैसे कि आपका चाइना। मल्टी पार्टी बोले तो जिसमें पार्टीज ही पार्टीज हैं, पार्टी 1, पार्टी 2, पार्टी 3, पार्टी 4। ऐसे देशों के नाम क्या है बच्चों? यूएसए, यूके, इंडिया तो सबसे बेस्ट है ही एग्जांपल। सो विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस हैज वन पार्टी सिस्टम? दैट इज चाइना हैज ओनली वन पार्टी सिस्टम। कम्युनिस्ट पार्टी है, एक ही पार्टी की चलती है। ऐसा नहीं है कि वहां पे आजादी नहीं है लोगों को चुनाव लड़ने की, लड़ो, पर फायदा नहीं है। लोग पार्टी ऐसे रूल रेगुलेशन प्रेशर बनाती थे कि जीतते अंत में उसी की परमिशन वाले लोग हैं। सो इसलिए वहां पर चाइना पे सिंगल पार्टी ऑपरेट होती है। नेक्स्ट बात करें, डैश हैज द मल्टी पार्टी सिस्टम। ऑब्वियसली इंडिया तो है ही है भाई, इसमें यूके भी है, यूएसए भी है, टू पार्टी तो है ही है। बट बेस्ट आंसर मांगना चाह रहा है आपसे, तो मेरे हिसाब से बेस्ट आंसर है इंडिया। हालांकि ऑब्जेक्टिव आपकी क्लास में आने नहीं है, पेपर में डिस्क्रिप्टिव आने वाले हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाला है सीधा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which law was introduced to prevent MPs MLAs from changing their party to other? क्या होता था कि जब नेता जीत गया चुनाव, आपने जीत के अपना फाइनल होके बैठ गया, सामने वाली पार्टी ने दे दिया भाई साहब ऑफर, 10 करोड़ रुपया लियो और आ जाओ हमारी पार्टी में। आदमी ने फटाफट, जीते हुए चुनाव नेता ने अपनी पार्टी त्याग दी और कूद गया दूसरी में। आपने को तो मुनाफे से मतलब है। इस बात से सरकार परेशान थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने लॉ पास किया था कि अब एंटी डिफेक्शन लॉ चलेगा। और ये क्या कहता है? ये कहता है अगर विनिंग कैंडिडेट किसी दूसरी पार्टी में जाता है तो इसकी जो मेंबरशिप है वो कैंसिल हो जाएगी।
क्योंकि पैसे के कारण, लालच के कारण, डराव के कारण, धमकाव के कारण आप वहां से जीती हुई पार्टी का बंदा उधर नहीं जा सकता, इससे सरकार गिर जाती है, इससे स्टेबिलिटी नहीं रहती है गवर्नमेंट में, उथल पुथल रहेगी, उधर का कभी पैसों में खरीदेगा, कभी इधर का खरीदेगा, तो बंदर की तरह नाचता रहेगा, तो सरकार तो कभी चल ही नहीं सकती, कभी लोगों का भला नहीं होगा, तो देश में हमेशा इंस्टेबिलिटी की सिचुएशन बनी रहेगी, वो ना बने इसलिए कोर्ट ने ये रूल पास किया, सिंपल। अगर बात करूं आपके सामने फंक्शंस की कि एक पॉलिटिकल पार्टी क्या कर सकती है, तो फंक्शन में अगर मैं पहला बताऊं, पहला जो फंक्शन है वो बच्चों आपके सामने था कंटेस्ट इलेक्शन। मैं क्यों आ रहा हूं यहां के बाद से, क्योंकि आपके एनसीईआरटी का थोड़ा थोड़ा मैं पार्ट बता दूं आपको, ताकि वो भी रिवाइज हो जाए। तो आपने एक चीज देखी थी कि भाई पहला फंक्शन तो था आपका क्या, कंटेस्ट इलेक्शन, जो आप पीछे देखकर आए हो। चुनाव लड़ना एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए रीढ़ की हड्डी है, वो बनी ही इसलिए थी टू कंटेस्ट इलेक्शंस। सेकंड फीचर की मैं बात करूं तो आपको पता है पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, जैसा कि आप शुरुआत में देखकर आए हो, भाई जीतकर कानून बनाओ, पॉलिसी बनाओ, ये पॉलिटिकल पार्टी का एम होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपको भाई फंक्शंस की, तो आप अच्छे से जानते हो कि हमने सारे फंक्शंस में देखा, और एक फंक्शन आता क्या है आपका, मेकिंग लॉज, कानून बनाना, है ना, मेकिंग लॉज। भाई देश में अगर आप जीते हो तो जीतकर आपको लोगों ने क्यों बिठाया, ताकि आप उनके लिए कानून बना पाओ। तो कानून कौन बना सकता है, जो सत्ता में होगा, जिसकी सरकार होगी। तो सरकार किसकी होगी, जिसको आपने जिताया होगा। उसके अलावा एक और बात करें, अगर जिसने बना लिया कानून तो वही क्या करेगा, सरकार भी बनाएगा और सरकार को रन भी वही करेगा। भाई सरकार आपके हाथ में, बीजेपी के हाथ में सरकार है, अभी तो बीजेपी की चल रही है, कांग्रेस के हाथ में आएगी कांग्रेस की चलेगी, किसी और की आएगी तो किसी और की चलेगी। सो बेसिकली ये सारा हो गया। इसके अलावा क्या है, शेप्स पब्लिक ओपिनियन, शेप्स पब्लिक ओपिनियन, जो लोगों के सोच है उसको वो लोग डायरेक्टली पार्लियामेंट में नहीं बता सकते। लोकल लीडर्स होते हैं जिनसे लोग रोज मिलते हैं, व्यवहार होता है, बदलाव होता है बातों का, नेता समझता है लोगों की और जाकर फिर उस मांग को एज इन द फॉर्म ऑफ लॉज, पॉलिसीज, प्रोग्राम में ढालते हैं। सो ये बेसिकली क्या है, आपके फीचर्स हैं, पॉलिटिकल फंक्शंस हैं, क्या काम करती है एक पॉलिटिकल पार्टी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इफ अ पार्टी फेल्स टू अचीव द मैक्सिमम वोट्स इन द इलेक्शन, इट स्टैंड्स सेकंड इन पोजीशन। कैन यू एक्सप्लेन द रोल ऑफ दिस पार्टी एंड इट्स रोल इन द गवर्नमेंट। सो देखो, अगर एक पार्टी को मैक्सिमम वोट नहीं मिलते हैं, जिस पार्टी को मैक्सिमम वोट मिलते हैं उसकी तो सरकार है, जिसको नहीं मिलते हैं वो अपोजिशन है। सो क्या रोल होता है, इफ अ पार्टी कम्स in second in the polls after the winning party, या if not receive the most vote, it responses the opposition in the parliament। जीते तो सरकार, नहीं जीते तो भी मजे भाई, अपोजिशन तो बन गए ना, अपोजिशन बने, सो इट इज ऑब्वियस दैट द विनिंग पार्टी फॉर्म्स द गवर्नमेंट। जीतने वाली सरकार बनाती है, सेकेंड वाली पार्टी जो है अपोजिशन का रोल प्ले करती है। अपोजिशन पार्टी की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि टू स्पीक ऑन पर्सपेक्टिव्स ऑन वेरियस टॉपिक्स एंड कॉल अटेंशन टू द गवर्नमेंट्स शॉर्टकमिंग्स इन कंपैरिजन टू इट्स प्रायर एडमिनिस्ट्रेशन। विरोधी दल यानी ओपोजिशन का मेन रोल ही यही है कि जो पार्टी जीत रही है, जो पार्टी जीत चुकी है, जिसकी सरकार है, वो क्या पॉलिसीज बनाती है उस पर उनसे विचार विमर्श लेना, अपने सुझाव देना और उनसे डिमांड करना कि भाई साहब हमें ऐसा लगता है, आप इस पे एक्सप्लेनेशन दो। अब अपोजिशन पार्टी का होना भी बहुत जरूरी है। सोचो अगर अपोजिशन पार्टी नहीं होती, जो सरकार जीतती वो अपनी मनमर्जी चलाती, कोई सवाल जवाब करने वाला नहीं है। अपोजिशन पार्टी इज लाइक टीचर, आप स्टूडेंट हो, रूलिंग पार्टी हो, आपके स्टूडेंट में संख्या, क्लास में स्टूडेंट बैठे हुए हैं, टीचर नहीं है, ना रोकने वाली ना टोकने वाली। सोच लो क्या हो सकता है फिर, एक्सट्रीम लेवल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की हो सकती है। आप किसी की सुनने ही नहीं दोगे, आप ही चलते रहोगे, लॉ ऐसा पास कर दोगे कि कभी लो भाई चुनाव ही नहीं होंगे, आप ही चलोगे 15 साल 20 साल 25 साल। तो अपोजिशन का होना बहुत जरूरी है। अपोजिशन के होने की वजह से ही आप जो है क्या कर सकते हो भाई, आप जो है अपोजिशन में होने से आप सामने वाले को यह बता सकते हो कि आप अपने मन मर्जी से नहीं चल सकते। एक अलग पार्टी भी है जो आपके ऊपर यह ध्यान रख रही है कि आप किस दिशा में जा रहे हो। आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, one party system is clearly rejected in vast countries like India. Can you justify this system? Yeah, statement. Yes, we can justify. How?
हाउ वी कैन जस्टिफाई? भाई ऐसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि आपकी जो पार्टी है, वन पार्टी जो सिस्टम है, वो तब ऑपरेट हो सकता है जब आपके लोग ही कम हो। जब 10 लोग होते हैं तो एक दो की चल जाती है, पर जब 100 लोग होते हैं तो एक दो की नहीं चलती है। समझ रहे बात? इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, इतने माइंड है भाई लोगों के, उनको तो अपनी पार्टी पे शक हो जाता है। वन पार्टी होती तो मर जाते सारे के सारे। सो मल्टी पार्टी आने का रीजन ये था, जो डाइवर्सिटी है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, इतने सारे लोग हैं कि सबकी सोच के लिए मल्टी पार्टी बन गई। हर एक को अपनी बात मनवानी है, हर एक को अपनी बात पार्लियामेंट में रखनी है। वन पार्टी होती तो लाइक बहुत डिफिकल्ट हो जाता मेंटेन करना। आप खुद समझ सकते हो, एक टीचर के पास 200 बच्चे हो और एक टीचर के पास अचानक से 2000 बच्चे आ जाए तो डिफिकल्ट तो होगा ना, फिर वहां टीचर भी उस हिसाब से बढ़ाओ। सो इसीलिए मल्टी पार्टी सिस्टम आया। तो देखते हैं, इंडिया हैज अ वन पार्टी सिस्टम, येट दिस डज नॉट इंप्रूव द इशू बिकॉज इंडिया इज अ लार्ज कंट्री विद मैनी रीजनल, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिकल वेरिएशन। देश में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर तरह की वेरिएशन है। पार्टी की अपनी सोच, समाज में अपनी सोच, धर्म, राजनीति, न जाने कितनी चीजें। सो एज अ बिग कंट्री विद न्यूमरस रीजनल, कल्चरल, सोशल एंड इकोनॉमिकल एलिमेंट्स दैट नेसेसिटेट अ मल्टी पार्टी सिस्टम टू मीट्स इट डिमांड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। इतनी सब वेरिएशंस को लोगों में जब सोच अलग है, एक इलाके का आदमी कहता है मुझे तो इसकी पॉलिसी नहीं समझ में आई, भाई इसकी पॉलिसी नहीं समझ में आ रही, बंदा क्या कर रहा है। ये कहता है मुझे तो समझ में आ रही है, तीसरा उठ के कहता है मुझे तुम दोनों ही समझ नहीं आ रहे कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। सो जब इतनी वेरिएशंस हैं तो भाई साहब फिर पॉलिटिकल पार्टी अराइज होती हैं। लोग कहेंगे चलो तुम्हारी इच्छा के हिसाब से मैं आ रहा हूं, वो कहेगा तुम्हारी इच्छा से मैं आ रहा हूं। तो फिर ऐसे करते करते लोगों की मांगों को, लोगों के एस्पायर्स को, डिसीजंस को, उनकी कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल वैल्यूज के अकॉर्डिंग पार्टीज का जनरेशन हो गया, पार्टीज बन गई, अब पार्टी कर रही है उनके लिए काम। सो इंडियाज डिजायर फॉर अ मल्टी पार्टी सिस्टम was based on the necessity for social and graphical variety. लोगों की डिमांड, लोगों की जरूरत के हिसाब से ही पार्टीज का फॉर्मेशन हुआ है। आम आदमी पार्टी अभी हाल ही में आने वाली पार्टी है। कैसे आई बताओ? किसी को सपना आया था क्या कि पार्टी बना रहे? नहीं, लोगों की चाह थी, सामने से अगले ने पूरी कर दी, सो ऐसे पार्टी बन गई। सो a country can have many possibilities to compete with one another and develop profitable programs and policies for the people thanks to the multi-party system. एक पार्टी होती, मैं नहीं सुनता किसी की। मान लो मैं पार्टी का मुखिया हूं, मैं नहीं सुनता किसी की, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे सामने कंपटीशन में कोई है ही नहीं, कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो किसी चक्कर में? रीजन ये है कि भाई साहब मेरे सामने आमने कोई है ही नहीं। मेरे सामने कोई है तो मैं कंट्रोल में भी रहूंगा, क्योंकि मुझे हमेशा यह डर सताया रहेगा कि कहीं मेरी पोजीशन ना निकल जाए यार, कहीं ऐसा ना हो कि लोग मुझे अगले साल वोट ही ना करें। ये क्यों वोट शिफ्टिंग हो रही है लोगों की? क्योंकि लोगों के पास चॉइस है, लोगों के पास ऑल्टरनेटिव चीजें अवेलेबल है। लोगों को पता है बीजेपी नहीं तो कांग्रेस, कांग्रेस नहीं तो बीजेपी। अब सोचो केवल एक पार्टी हो, अगर एक पार्टी रहती तो आपके लिए कितना डिफिकल्ट होता। वही पार्टी रोज होकर आपके पास जीत के आ रही है, आप मानो या ना मानो उसने ही रहना है। जब इंसान के पास चॉइस होती है तो वो सोच सकता है कि कहां गलती इसने की थी, अच्छा इस बार नहीं रिपीट करनी। अगर एक ही पार्टी रहेगी तो आपका चॉइस ही नहीं रहेगी। सो मल्टी पार्टी सिस्टम ने लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दी कि अगर आप एक पार्टी से खुश नहीं हो तो दूसरे पे चले जाओ, दूसरे से नहीं हो तो तीसरे पे चले जाओ। तो ये सब बातें बेसिकली थी, ठीक है ना? तो अब ये चीज समझ में आई। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, कैन यू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ पार्टी हैज वेरियस ब्रांचेस and follow the same ideologies, policies, programs and strategies all at all levels. ठीक है? सो क्या आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरह की पार्टी होती है जिसकी सेम आइडियोलॉजीज होती हैं, सेम स्ट्रेटेजीज होती हैं हर लेवल पे। सो बेसिकली उसे कहते हैं हम बच्चों क्या, नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी कैसे होती? दिल्ली में ऑपरेट कर रहे हैं बीजेपी, हर जगह इनकी पार्टी के लोग हैं, हर जगह हर राज्य में इनकी पार्टी जो है, ठीक है ना, वहां पे फैली हुई है, वहां पे लोग होते हैं। अगर नेक्स्ट हम बात करें इसकी, तो अगर आपको एक चीज समझनी होगी कि नेशनल पार्टी जो होती है वो नेशनल लेवल पे लीड करती है, वहां से उसका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग स्टेट्स में चलता है। जैसे कि द आइडियोलॉजी, पॉलिसीज, प्लान्स एंड स्ट्रेटेजीज ऑफ नेशनल पार्टीज आर एडॉप्टेड बाय देयर न्यूमरस एफिलिएट्स इन वेरियस स्टेट्स। जैसी सोच नेशनल पार्टी की है वैसी सोच उस पार्टी के राज्य में जहां जहां उससे जुड़े हुए लोग होंगे, जहां उसकी पार्टी के लोग होंगे, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी अप्रोच वैसी हो जाएगी सेम।
तो कुल मिला के ये हो गया भैया, जैसा ऊपर वाला सोच रहा है यानी कि सेंट्रल लेवल पे सोच रहा है वैसे ही हम सोच रहे हैं। ऊपर वाले ने बोला सब पागल है, नीचे वाले को पता है कि सब पागल नहीं है, ऊपर वाले नीचे वाले ने बोल दिया सब पागल है। क्यों? मेरी पार्टी कह रही है, मेरी पार्टी कह रही है तो सब पागल है। समझ में आ गई बात? सो बिकॉज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिजर्व्स some advantages for a national parties, they are also known as recognized party। नेशनल पार्टी के लिए एक फायदा और रहता है, मैं तो कल को कोई भी मोर्चा खोल लूं, इलेक्शन कमीशन इसे रजिस्टर नहीं करने वाला। टू रिकॉग्नाइज एज अ नेशनल पार्टी और रिकॉग्नाइज पार्टी, उसके लिए कुछ सिंबल होते हैं, कुछ मिनिमम परसेंटेज ऑफ वोट्स होती है। जैसे विधानसभा के हैं तो विधानसभा में आप या तो 6% सीट इलेक्शन जो होते हैं टोटल वोट्स का, मान लो स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं तो उसको आपने स्टेट पार्टी कैसे बनना है, स्टेट पार्टी ऐसे बनना है कि उस स्टेट में जब चुनाव होंगे तो आप 6% वोट प्राप्त कर लो और 2 सीटें जीत जाओ तो आप स्टेट पार्टी बन गए। बट नेशनल पार्टी के लिए क्या है, जो विधानसभा में तो हो ही हो चुनाव, साथ में लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव दोनों मिला के 6% तो वहां ले लो और 2 जो है ना, वहां 4 थी, यहां 2 सीटें ले लो, मतलब स्टेट में 4 सीटें और यहां पे 2 सीटें जीत जाओ तो फिर बन गए। तो बेसिकली यही कि 6% वोट तो आपको राज्य में या सेंटर में, नेशनल में चाहिए चाहिए। So even though it is against the law to treat any party differentially, national parties are allowed to special privileges like their own insignia। संविधान कहीं नहीं कहता है कि कोई भी पार्टी के बीच में आप डिफरेंशिएट करोगे कि ये पार्टी को ये प्रिविलेज मिलना चाहिए, दूसरे को नहीं मिलना चाहिए, बट नेशनल पार्टीज को मिलता है। रीजन ये हो जाता है कि नेशनल पार्टी ऑलरेडी थोड़ा सा जीत कर अपना दबदबा बना के आती हैं, लोकल पार्टीज, रीजनल पार्टीज, मोर्चाज के पास अभी वो फॉर्मेशन नहीं है, सो उनको प्रिविलेज मिलता है, जैसे कि उनको अपना सिंबल चिन्ह मिल जाता है। अब आप देखोगे गांव में जो चुनाव होते हैं तो उनके चिन्ह कैसे होते हैं, चक्रा बेलन, हैंडपंप, रोड सड़क पानी, चप्पल जूता, झाड़ू पहले होते थे दिल्ली वाले। अब क्या है कि अब नेशनल पार्टीज के लिए अलग चिन्ह होने लग गए, नेशनल पार्टी के सिंबल आप देखोगे अलग मिलेंगे, लोकल के अलग मिलेंगे। सो ये प्रिविलेज होते हैं। सो एस्टेब्लिशमेंट कैसे कि इलेक्शन कमीशन ने स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स फॉर वोट एंड सीट दैट अ पार्टी मस्ट ऑब्टेन टू रेफर्ड एज अ रिकॉग्नाइज्ड पार्टी। किसी भी पार्टी को रिकॉग्नाइज बनने के लिए, नेशनल पार्टी बनने के लिए कुछ परसेंटेज ऑफ वोट चाहिए होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। 6% लोकसभा में, विधानसभा के चुनावों में और 2 सीटें, है ना। और वहीं अगर स्टेट पार्टी की बात कर ले तो 6% अपने लेजिस्लेटिव असेंबली चुनाव जो होते हैं, सभा के लेजिस्लेटिव असेंबली जो विधायकों के चुनाव होते हैं वो, प्लस 4 सीटें। सो ये चीजें चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बच्चों, डू यू एग्री विद द सिचुएशन that holding power in one hand or family breaks the rule of democracy? If yes, give answer in your support। क्या आपको लगता है कि डेमोक्रेसी तब टूट सकती है जब पावर जो है किसी एक हाथ में या एक परिवार के होके रह जाए? बिल्कुल टूट सकती है, बिल्कुल एग्री करते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है कि आप सबको इक्वल राइट्स हैं वोट डालने के, चुनाव करने के, कोई भी लड़ सकता है। पर आज का एरा हमने ये देखा है कि पार्टी में तकरीबन क्या होता है, आप कोई भी पार्टी ले लो, कोई भी पार्टी, उस पार्टी में जहां पर बाप चुनाव में जीता होगा वहां उसका बेटा भी कहीं ना कहीं पार्टी में आपको मिल जाएगा। आप बात करते हो डिस्पर्जन की, यानी कि डिवीजन की, लोग सब इक्वल हैं, बट ट्रस्ट मी पार्टीज आर नॉट ट्रीटेड, किसी को इक्वल ट्रीट करते ही नहीं है। क्यों नहीं कर रहे? क्यों भाई साहब दूसरा आ जाएगा, पता चले रिवॉल्यूशन ले जाएगा। तो बहुत कम ही ऐसी पार्टीज होती है जो बाहर से लोगों को चांस देती है कि आइए कॉन्टेस्ट कीजिए और जीतिए। ज्यादातर आप देखोगे लोकल पार्टी स्पेशली, वहां पे परिवारवाद आपको मिलेगा। एक ही पार्टी में एक ही घर के 15-20 लोग बैठे होंगे, फिर वहां पे कहते हैं कि नहीं हम तो ऐसा बिलीव ही नहीं रखते। और ये नेशनल लेवल पार्टीज पे भी कुछ के साथ हो रहा है ऐसा। सो क्या होता है कि वहां पे प्रॉब्लम होती है। सो डेमोक्रेसी इज वायलेटेड व्हेन पावर इज हेल्ड बाय वन पर्सन और वन फैमिली। डेमोक्रेसी तब भंग हो जाती है जब पावर आप किसी एक के हाथ में रहे, एक परिवार के हाथ में रहे। तो मुझे एक बात बताइए, जब परिवार के हाथ में सीटें रहेंगी, परिवार के हाथ में पावर रहेगी, तो भाई साहब आप समाज का भला कैसे सोचोगे? बताओ जरा सोचो। समाज से भला लेने के लिए समाज के आदमी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। आपने इन्वॉल्व किसको किया है? अपने घर वालों को। कहीं ना कहीं अगर इसका रिलेशन मैं आपको बताऊं तो इट्स लाइक अ साइमन कमीशन। मैं आपको अपनी पर्सनल राय दूं तो ये साइमन कमीशन की तरह है। क्यों? साइमन कमीशन किसकी सोच रहा था? इंडिया के लिए। लोग कौन थे? ब्रिटिशर्स। भाई साहब आप इंडिया की सोच रहे हो और इंडिया के लोग ही नहीं है। गुरुजी की बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? गुरुजी ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप मेरे लिए सोच रहे हो तो मुझे भी तो उस पार्टी में शामिल कर लो। पर पार्टी क्या करती है?
हम आपके लिए सोच रहे हैं, हम आपके हैं, आपकी समस्या हमारी समस्या, पर पार्टी में लोग कौन, उनके घर के। तो ये कैसी समस्या हुई, आपको सर्विस मिलती है, एक एक घर में 4 सांसद, 4 बंगलो अगल बगल रह रहे हैं। अरे भाई साहब 4 लोग तो एक बंगलो में ही आ जाएंगे, 3 बंगलो खाली कर दो, गरीब बैठ जाएंगे। पर नहीं, क्यों नहीं, शान से रहना है। आप सोच भी नहीं सकते कि राजनेता नेतागिरी में कितने प्रिविलेजेस मिलते हैं, आपको सरकारी नौकरी में नहीं मिलते होंगे जितने उनको मिलते हैं। सो डेमोक्रेसी इज वॉयलेटेड। देयर सेकंड बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट नो पॉलिटिकल पार्टी हैज ट्रांसपेरेंसी। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है वॉयलेशन में, कि जब आप ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं रखते हो, सब गुपचुप एक घर के हो गए, सब कुछ भी गलत हुआ फटाफट सपोर्ट करने आ गए, कभी ये नहीं बोला इसने गलत बोला गेट आउट, ये हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं है। बहुत कम ऐसी पार्टीज करती हैं, ज्यादातर ट्रांसपेरेंसी रखते नहीं। अपने जो अनुयायी हैं, अपने जो एक्टिव लीडर्स हैं, उनको पता ही नहीं होता। न्यूज में एक प्रवक्ता आके बोल जाते हैं भाई साहब ये गलत है, ये सही नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरे ने आके बोला अरे वो बहक गए थे पार्टी के नाम पे। हर इंसान के अंदर विचार को एक्सप्रेस करने की आजादी है। किसी ने अपनी पार्टी, एक पार्टी का होकर उसने दूसरी पार्टी की तारीफ कर दी, भाई साहब निकाल दिया बाहर। अरे क्या हो गया, इंसान है, पार्टी का विचार ही तो रख रहा था, वो कौन सा तुम्हारी पार्टी से निकल के उसमें चला गया था, तुमने परमानेंट ही निकाल दिया। सो ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। सो इन सच अ सिचुएशन इट इज ऑब्वियस दैट देयर आर लेस अपॉर्चुनिटीज फॉर द रेगुलर मेंबर्स टू एडवांस when parties do not adhere to their ideals and policies and do not operate in a transparent and open manner। कैसे फायदा अनुयायी के लिए, कैसे फायदा एक्टिव लीडर्स के लिए, जब आपकी सुनोगे नहीं, आप उनके आइडियाज को नहीं मान रहे हो, आप अपनी थोप रहे हो बस। सो डेमोक्रेसी भंग होती है। सो लीडर्स ऑफन गिव अपॉर्चुनिटीज टू देयर रिलेटिव्स और अदर गुड फ्रेंड्स। अपने फॉलोअर से प्रचार कराते हो, अपने अनुयायियों से आप अपनी वाहवाही कराते हो, अपने एक्टिव लीडर से आप अपनी प्रशंसा करवाते हो, प्रेस करवाते हो। और टिकट किसे देते हो, टिकट देते हो आप अपने रिश्तेदार को, टिकट देते हो आप अपने फ्रेंड को, टिकट देते हो आप अपने बच्चों को। तो भाई साहब फिर फॉलोवर्स का फायदा क्या है अपना सर मत्था करने का। लड़ेंगे भिड़ेंगे फॉलोवर्स, गाली खाएंगे फॉलोवर्स, दंगे फसाद होंगे फॉलोवर्स के बीच में, सीटों पे कौन बैठेगा, आपके घर के। सो ये यहां पर सोचनी होगी, डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होना चाहिए। सो बिकॉज ऑफ दिस it is highly obvious in many nations that members of one family always hold the highest post। आप खुद सोचना कितनी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हैं जिनकी हाईएस्ट पोस्ट पे वही लोग बैठे हैं जिनकी वो ओरिजिनल पार्टी है। कभी दूसरे को मौका ही नहीं दे रहे। दूसरे को मौका नहीं देंगे तो फिर जो आप बदलाव की बात सोच रहे हो, जो आप कहते हो कि भाई सब चेंज आएगा, कैसे आएगा। अरे मुझे मेरे घर वालों ने अगर यह सिखाया है कि मुझे इसी ए प्लान पे चलना है, तो मैं तो जिंदगी भर ए प्लान पे चलूंगा ना। बाहर से कोई बंदा आएगा, वो आके बोलेगा कि भाई साहब मैं तो बी पे चलूंगा, तो लो भाई बी चला लो, हो सकता है ए पे अच्छे काम नहीं बन रहे थे, आज बी सक्सेस हो रहा है। तो मुझे इसको अप्रिशिएट करना होगा, मुझे वेलकम करना होगा बाहर से जो लोग आकर इस पार्टी को स्ट्रांग बना सके। मेरी पार्टी टूट रही है, मेरी पार्टी कमजोर हो रही है, पर मैं एठा पड़ाऊं, मैं जिद पड़ा पड़ाऊं, बाहर से कोई नहीं आना चाहिए। अरे आने दो भैया, तुम्हारी पार्टी, तुम चाहते क्या हो, तुम्हारी पार्टी स्ट्रांग बने या तुम स्ट्रांग बनो। अगर तुम ये चाहते हो तुम्हारी पार्टी स्ट्रांग बने तो वेलकम करो। कोई ऐसा पर्सन, कोई चमत्कारी पर्सन आ जाए जो तुम्हारी पार्टी को बहुत ऊपर ले जाए, और तुम अड़े रहो तो हो गए बर्बाद। सो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। वेरियस रिफॉर्म्स इन पॉलिटिक्स कैन कंट्रोल द वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। सो जो पॉलिटिकल पार्टीज के सामने चैलेंजेस होते हैं, अगर उनमें कुछ बदलाव किए जाएं तो वो चीजें सुधर सकती हैं। इस बात को सच करना है। तो देखो पहला रिफॉर्म तो यह है, लोग ही सुधर जाओ भाई। लोग जो है इनके कान पकड़ के ऐंठना शुरू कर दो कि भाई साहब आप ये गलत कर रहे हो। लोगों का डर होना पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत जरूरी है। जब ये डर रहेगा तो सामने वाला आपके बेनिफिट में काम करेगा। जब पॉलिटिकल पार्टीज को ये पता हो कि हम वोट नहीं देने वाले हैं, कोई लेने वाला नहीं, कोई देने वाला नहीं, हमारी ही चलनी है, तो फिर किसी को क्या फर्क पड़ रहा है। सेकेंड थिंग इज लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन। जब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, जब लोग वोट करने ही नहीं जाते तो फिर बोलते क्यों हैं। ज्यादातर वो लोग होते हैं बुराई करने वाले पार्टीज के बारे में जो लोग वोट ही नहीं डालते हैं। ऐसा किया, हम होते तो ये कर देते। तो भाई साहब जाओ ना, जाते क्यों नहीं हो वोट डालने। वोट डालने आप गए ही नहीं, आप सिर्फ यहां बैठे बैठे अपने निष्कर्ष, पॉजिटिव मेरिट्स, डीमेरिट्स काउंट करा रहे हो। आप जाओ वोट डालो और चेंज कर दो सरकार। अरे होने के बाद तो फिर क्या ही पीना है ना। सो
To ensure that women continue to contribute to Indian politics, there should be reservation for them in the parties that a minimum of 1/3 of the tickets. एक रिफॉर्म ऐसे ला सकते हैं पार्टीज में कि आप जो सीटें हैं उनमें 1/3 महिलाओं के लिए आप रिजर्व कर दो, क्योंकि मैंने बोला है ना, ह्यूमैनिटी में, मानवता में 50% पुरुष है और 50% नारी है, यानी कि वुमेन है। तो आप महिलाओं को प्रमोट करो। एंटी डिफेक्शन लेजिस्लेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड टू स्टॉप एमपीज एंड एमएलएस फ्रॉम ज्वाइनिंग अनदर पार्टी। एंटी डिफेक्शन लॉ आया ताकि ये जो जीते हुए लोग होते हैं ये उछल के उधर ना पहुंच जाए। इनको संभाल के रखो बाबा। और इनको संभाल रखने के क्या लिए कि भाई साहब एंटी डिफेक्शन लॉज का आना जरूरी है, वरना ये क्या करेंगे भाई साहब, किसी पार्टी से ज्यादा पैसा मिला चल दिए रातों रात, उस पार्टी से कहीं और दूसरी से मिल गया अब उसके चल दिए। सो इनको रोकना बड़ा जरूरी है, इससे अनस्टेबिलिटी बनी रहती है। आप जीत तो इसको रहे हो, आपने पार्टी के नाम पे इस बंदे को वोट दे दिया, अब वही बंदा पार्टी छोड़कर किसी और में चला गया, लफड़ा हो जाएगा यार, वोट की वैल्यू खत्म हो गई, मैंने मेहनत से वोट दिया वो तो उधर चला गया। सो ये बना। नेक्स्ट इज मोस्ट लीडर्स टिपिकली एंगेज इन डिफेक्शन फॉर मनी एंड पोजीशन which disrupts the party beliefs and principles and undermines democracy। ये जो लोग पार्टी छोड़कर पार्टी चेंज करते हैं, अदला बदली करते हैं, इससे हमारा वोट तो खराब होता ही होता है, नो डाउट। इससे उस सरकार की, उस पार्टी की छवि भी खराब होती है जिस पार्टी के नाम पर हमने वोट दिया था, तो इसलिए उसमें डेमोक्रेसी कमजोर पड़ती है, तो ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए ऑर्डर इश्यू किया था, डिस्क्लोजर ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉपर्टी। जो भी लोग चुनाव लड़ने आ रहे हैं भाई साहब अपनी प्रॉपर्टी बता दो, पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये प्रॉपर्टी का ना बताना लगभग लोगों ने एक कर दिया। क्यों? लोग सच्चाई नहीं बोल रहे, लोग सच्चाई नहीं बोल रहे और ऊपर से जांच पड़ताल भी नहीं हो रही है। मैं आपको यकीन मानो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मुझे नहीं पता उनके बैंक अकाउंट में कितना पैसा होगा, उनके पास क्या होगा ये हमें नहीं पता, पर चूंकि ऐसे लोकल लीडर्स को जिनको हमने बचपन से देखते आ रहे हो और हमें पता हो कि भाई साहब हमारी तरह इनकी जिंदगी है, हमारी तरह ये नॉर्मल रहते, बस थोड़े से ऊपर है, बिकॉज ऑफ हैविंग थोड़ा सा मनी, थोड़े से पैसों के कारण वो ऊपर है। अब तक जो बंदा आज स्प्लेंडर पे चल रहा है, हम पैदल चल रहे थे, हम स्प्लेंडर पे आए तो वो चलो गाड़ी में आ गया, नॉर्मल गाड़ी में आ गया भाई साहब, छोटी गाड़ी में, बट अचानक से चुनाव हुए और वो सरकार में जीत गया और वो जो उसके पास स्कॉर्पियो आ जाती है, अगल बगल बहुत सारे मोहल्ले में, इलाके में प्लॉट्स उसके हो गए और उसकी संपत्ति बहुत ज्यादा हो गई और लोगों के ऊपर उसका दबदबा हो गया। ये क्या शो करता है कि आपने असली में प्रॉपर्टी रिवील ही नहीं करी। आपने बताया 70 लाख रुपए हमारी, इलेक्शन से पहले आपने पर्चे में लिखा, फाइल नॉमिनेशन जब करी तो लिखा आपने 70 लाख प्रॉपर्टी। मैं कह रहा हूं सरकार जाके सीरियसली देखे कि क्या 70 लाख ही है, और 70 लाख है तो चलो कोई बात नहीं, 70 ही सही, 5 साल में 70 के अगर 70 करोड़ होते हैं तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए ये आप समझ सकते हो। वो जो 70 करोड़ रुपया बना ना, उसमें कम से कम 68 करोड़ रुपया आपके वेलफेयर का था जो वो खा गया, जो वो खा गया सीधा सीधा। आप देख लेना, आप प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूं, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिंदगी में जिनके चेहरे पे चमक नहीं होती थी, इलेक्शन जीतने के साथ ही चमक भी आ गई, चाल ढाल बदल गई, रीति रिवाज बदल गए, घर भी बदल गए। अचानक ऐसी कौन सी कमाई होगी 5 साल में कि भाई साहब 100 गज का प्लॉट, एक छोटा सा घर बड़ी कोठी और महल में तब्दील हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखना चाहिए भाई, सो दैट ईच कैंडिडेट must submit in order to increase transparency in the background of a candidate's holding। क्या उस कैंडिडेट ने रखा हुआ है, कितनी उसकी संपत्ति है, अचल विचल जो भी कहते हैं भाई साहब, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी सब बतानी पड़ती है। In order to do this, he she must file an affidavit that details the candidate assets and criminal history। प्रॉपर्टी कितनी है ये बताओ, कितने क्राइम सीन आपके ऊपर बने हुए हैं, यानी कि कोई एफआईआर तो नहीं है, कोई केस तो नहीं है। तकरीबन फिल्मों में आपने देखा होगा जितना बड़ा गुंडा उतना बड़ा नेता, ऐसा कहते हैं, और यही दबाव हमारी इंडियन पॉलिटी पे दिखता भी है। बहुत सारे लोगों के नाम क्रिमिनल हिस्ट्री बनी हुई है, बट स्टिल दे आर एंजॉयिंग द एमपी एमएलएज राइट्स। उनकी हिस्ट्री भी होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे देश में ऐसी प्रथा हो गई है कि वो लोग अभी भी चुनावों में, सरकारों में कुछ लोग होते हैं। रीजन ये है मनी एंड मसल पावर। मनी के दम पे, मसल पावर के दम पे उन्होंने ट्रुथ कैंडिडेट, जो सच्चा कैंडिडेट था, जो ट्रू कैंडिडेट था, उसको भगा दिया, उसको बिठा दिया। सो ये सब होता है। सो रिफॉर्म इज नेसेसरी नॉट ओनली फॉर द कैंडिडेट्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बट ऑल्सो फॉर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। आपकी पार्टी के क्या रवैये हैं, पार्टी में क्या कोई केस तो नहीं है,
पार्टी की कितनी संपत्ति है, ये सब बताना चाहिए। सो टू चेक फॉर फाइनेंशियल फ्रॉड इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट्स आर रिक्वायर्ड। कोई घपला तो नहीं है, पैसा कहीं बाहर से तो नहीं आया है, पार्टी में कहां से आया है सारा पैसा, इसकी ऑडिटिंग होनी चाहिए। इंटरनल एक्सटर्नल, पैसा आखिर आ कहां से रहा है। आई होप आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, हाउ कैन द पब्लिक क्रिएट प्रेशर ऑन पॉलिटिशियन फॉर फुलफिलिंग देयर नीड्स एंड प्रोमिसेस। बहुत ईजी है इसका आंसर। तो भाई साहब मेरे पास है अधिकार वोट देने का, मैं दूसरी पार्टी को दे दूंगा अगर मेरी नहीं सुनोगे तो। मैं अपना वोट किसी को भी दे सकता हूं, ये मेरी चॉइस है। सो थ्रू प्रोटेस्ट, एजिटेशन एंड पब्लिसिटी पीपल एक्सर्ट मासिव प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टी। प्रचार करो, दंगे करो, दंगे नहीं मतलब ऐसा मोर्चा निकालो, ये सब करो, ये एक तरीका है। दूसरा क्या, बाय डूइंग सो दे कैन मेक देम फियर लूजिंग देयर सीट्स इन इलेक्शंस। जब आप किसी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते हो तो सामने वाली पार्टी को यह तो एहसास हो जाता है कि भाई साहब मेरी सीट तो जा सकती है अगर अभी इलेक्शन कराया जाए, एंड मेक देम मोर एडमेंट अबाउट मेकिंग चेंजेस टू देमसेल्व्स एंड देयर पार्टीज। यहीं से वो बदलाव की बात हो सकती है। सो द सेकंड मेथड इज टू ब्रिंग अबाउट पॉलिटिकल पार्टी चेंजेस थ्रू पब्लिक पार्टिसिपेशन। जब लोग अवेयर हो जाएं, लोगों को यह पता चल जाए व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, सो लोग अपना डिसीजन फिर अच्छे से ले सकते हैं। ऐसे में पॉलिटिकल पार्टीज को बड़ा डर रहता है। जब लोग गधे होते हैं, यानी कि लोगों को जब पता नहीं होती कि क्या सही है क्या गलत है, ज्यादातर ऐसे अनपढ़ लोगों के साथ ये लोग करते हैं। लोगों को गुमराह करते हैं, पागल बनाते हैं, उनसे वोट ले लेते हैं, 5 साल बाद शक्ल दिखाने आते हैं, बेचारे लोग तड़प रहे हैं। सो पब्लिक पार्टिसिपेशन नेसेसरी एंड द चेंजेस विल बी मोर ऑब्वियस दैट द मोर पीपल पार्टिसिपेट। ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन इंडिकेट्स मोर visibility in political parties, more transparency in political parties, more reforms in political parties। पार्टी में बदलाव होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी, सब कुछ दिखेगा अगर लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो। आई होप आपको समझ में आ रहा है। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है तो बताओ कितना % आपको मजा आ रहा है भाई इस क्लास में। अगर अच्छा लग रहा है तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या, अभी तो पॉइंट ही है शायद, पब्लिक पॉलिटिक्स क्रिटिसिज्म विदाउट पार्टिसिपेशन इज पॉइंटलेस। अगर आप पॉलिटिक्स में क्रिटिसाइज ही नहीं कर रहे हो तो कोई फायदा ही नहीं है, फिर तो एक ही चलेगी। एंड पीपल मस्ट पुट फॉर द एफर्ट टू टेक पार्ट एंड कंट्रीब्यूट देयर यूजफुल आइडियाज इन ऑर्डर फॉर द प्रॉब्लम्स विद करंट पॉलिटिक्स टू बी रिजॉल्व एंड मोर पॉजिटिव फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स टू रिप्लेस द डिस्ट्रक्टिव वन। लोगों के पार्टिसिपेशन से ही पॉलिटिकल पार्टीज में यह बदलाव आ सकता है। डर बैठ सकता है कि जो खराब पॉलिसीज है, जो पॉलिसी से लोग बढ़ सकते थे, उन्हें जो है डिवीजन कर दो। एसी चला दो भाई, है ना, गर्मी लग रही है बच्चों, अभी क्या करें, एसी चलाना भी जरूरी है भाई, बोलते बोलते गर्मी लग रही है, अभी तो ज्यादा गर्मी हो गई। क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? एक तो ऐसे बात करते हैं ना, ऐसा पॉलिटिकल पार्टी पढ़ाते पढ़ाते मुझे ऐसा लगता है मैं राजनेता बन गया हूं और खूब चिल्लाता रहता हूं, और चिल्लाने की वजह से सर पे बिल्कुल पसीना आ रहा है। आई थिंक बन ही गया हूं तकरीबन नेता, है ना। तो कुछ नहीं है बच्चे, जब आप पढ़ लेते हो, चीजों को समझ लेते हो, तो फिर आप अच्छा बुरा बता सकते हो कि भाई साहब ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, कैसे पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, कैसे नेगेटिव होते हैं। एजुकेशन का मतलब ही यही है कि आप अच्छे बुरे भले में आप डिफरेंशिएट कर पाओ, नहीं तो फिर यार पढ़ो ही मत, क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, पॉलिटिकल पार्टीज आर ए नेसेसरी कंडीशन फॉर ए डेमोक्रेसी, एनालाइज द स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स। डेमोक्रेसी तो बिल्कुल जरूरी है, ये तो मानते हैं, क्यों? क्योंकि लोगों को अगर वोट ही नहीं देंगे तो डेमोक्रेसी पहले ही खत्म। सो फर्स्ट इज पॉलिटिकल पार्टीज आर नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी। क्यों जरूरी है? क्योंकि सरकार स्मूथली चलानी है, देश को आगे बढ़ाना है। ऑल ऑफ द कैंडिडेट्स इन द इलेक्शंस विल बी इंडिपेंडेंट सिंस देयर आर नो पॉलिटिकल पार्टीज। पहले क्या होता था, लोग अपना अपना चुनाव लड़ रहे हैं, अभी भी लड़ते कुछ निर्दलीय, बट जब पॉलिटिकल पार्टीज हुई तो लोगों के निर्दलीय चुनाव जो थे उनकी वैल्यू घट गई। आज आप देखोगे पार्टी में लोग मिलकर ज्यादा चुनाव लड़ते हैं बजाय कि एक एक के। एक एक का होने का मतलब यह है कि अगर सब लोग जीत गए तो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बना पाएंगे, फिर तो वो अपने अपने लोकल एरिया के लिए देखेंगे। सो नोबडी विल बी एबल टू एश्योर द पब्लिक ऑफ मीनिंगफुल पॉलिसी चेंजेस। कोई चेंज ही नहीं होगा। इट विल बी नेवर टू क्रिएट वेदर गवर्नमेंट इज इफेक्टिव इवन इफ इट इज सेटअप। कोई सरकार अच्छी भी नहीं बन सकती है। सो द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इलेक्टेड पॉलिटिशियंस विल बी वॉचिंग व्हाट दे डू। तो जब पार्टीज होती हैं तो उनको पता रहता है कि भाई साहब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि निर्दलीय में, इंडिपेंडेंट में तो अपना देखते हैं। सो पॉलिटिकल पार्टीज आर एसेंशियल फॉर ब्रिंगिंग लेजिस्लेटर टुगेदर टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत पड़ती है ताकि डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव आ सके, मिलजुल के एक प्लेटफॉर्म पर, एक टर्म्स एंड कंडीशन पर, आइडियाज पर काम कर सकें। एंड इट कंसिस्ट ऑफ पीपल
who want to advance the national interest through the use of legal means to accomplish their goals. और ये सब लोगों के गोल्स को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी है, लोगों का पार्टिसिपेशन जरूरी है, इसीलिए वो वोट करेंगे तो डेमोक्रेसी मेंटेन रहेगी। आई होप आपको समझ में आ गया भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखते बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ के बताओ जरा, कमेंट सेक्शन में बताओ क्वेश्चन पढ़ पा रहे हो। व्हाई डिड इंडिया चूज टू हैव अ मल्टी पार्टी सिस्टम, एग्जामिन द रीजन टू एक्सेप्ट अ मल्टी पार्टी सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों है, पहली बात, क्यों लोगों ने चुना, क्यों चुना भाई साहब देख लेते हैं। जियोग्राफिकली स्पीकिंग इंडिया इज अ रेदर ह्यूज नेशन। पहला पॉइंट तो यहीं पे आऊंगा मैं, पूरी लाइन पे, दूसरी पहली लाइन पे आ रहा हूं वापस। इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, इतना बड़ा देश है, इसलिए मल्टी पार्टी सिस्टम की नीड पड़ी। दूसरी क्यों, क्योंकि इंडिया में अगर डेमोक्रेसी इंप्रूव करनी है तो मल्टी पार्टी सिस्टम की नीड होती है। डेमोक्रेसी मतलब जब एक पार्टी को यह पता होगा कि मेरे सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं नहीं तो कोई और सही, ये नहीं तो कोई और सही, तो उससे डर रहेगा कि मेरी सत्ता, मेरी सीट ना चली जाए, मेरे को यार अच्छा काम करना है, तो लोग करेंगे। नेक्स्ट इज इंडिया इज एन एक्सट्रीमली सोशली डाइवर्स नेशन है, ये तो मैंने बता दिया। इंडिया इज अ वेरिड नेशन इन टर्म्स ऑफ कल्चर, सोशल, पॉलिटिकल, रीजनल, हर तरीके से है। अ मल्टी पार्टी सिस्टम में अकोमोडेट all these differences, whereas a one party or two party system will not increase the number of people who are representative and actively participate in democratic process। लंबा हो गया ना थोड़ा, छोड़ो इसको, कुछ नहीं है। इंडिया चूज क्यों है मल्टी पार्टी, क्योंकि इतनी सारी डाइवर्सिटी है, रीजनल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, सबकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए मल्टी पार्टी सिस्टम की नीड थी। मल्टी पार्टी सिस्टम लोगों की डिमांड की वजह से आई, लोगों के अपने लोकल एरियाज में इंटरेस्ट होते थे, उनके कुछ इश्यूज थे, उनके कुछ प्रॉब्लम्स थी, उनको सॉल्व करने के लिए उन्हें ग्रास रूट लेवल पे लोग चाहिए थे, और वही लोग बन के पार्टी बनाई है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, स्टेट द कंडीशंस रिक्वायर्ड टू रिकॉग्नाइज्ड एज अ रीजनल पार्टी। रीजनल पार्टी कौन सी होती है, दैट इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल नंबर ऑफ स्टेट, कुछ राज्यों तक जो बनी हुई है वो रीजनल पार्टी है, स्टेट लेवल पे नहीं है, नेशनल लेवल पे नहीं है, बस कुछ स्टेट में है। टू रिकॉग्नाइज्ड एज अ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, कुछ कंडीशन फुलफिल है। नंबर 1, अ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी इज रेफर्ड टू, आल्सो रेफर्ड टू एज अ स्टेट पार्टी भी हो सकती है क्योंकि कई स्टेट में है, इज अ पॉलिटिकल एंटिटी दैट इज रेस्ट्रिक्टेड टू, या तो एक स्टेट में रहे या कुछ एक स्टेट में हो। जैसे आम आदमी पार्टी का अगर मान ले, पहले क्या था कि ये दिल्ली में चुनाव लड़े, फिर पंजाब में, गोवा में, ऐसे ही करते करते बढ़ जाएगी। तो जो एक पार्टी मान लो, अगर आपकी आम आदमी पार्टी, अभी तो दिल्ली तो यूनियन टेरिटरी है, अगर मैं स्टेट की बात करूं, सपोज करो किसी स्टेट में होती तो वहां पे रीजनल पार्टी रहती, एक दो स्टेट में रहती तो रीजनल पार्टी स्टेट पार्टी ही रहती। सो दीज पार्टीज फिलोसफीज एंड वर्ल्ड व्यूज मे नॉट ऑलवेज बी रीजनल, इनके हमेशा रीजनल रहेंगे ये नहीं है, इनके प्रभाव ऊपर भी होते हैं। सो एक्सक्लूड दैट द समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी के लोग नेशनल पॉलिटिक्स में भी इंक्लूड है, देख लो। समता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी जो होती है, ये सब पार्टीज है जिनमें बहुत सारी पार्टीज के व्यूज जो वो नेशनल लेवल पे रिफ्लेक्ट होते हैं। So according to the stated standards of the election commission, a party is recognized as a state party if it wins at least 2 seats or at least 6% of vote in the legislative assembly। यानी कि रीजनल पार्टी या फिर स्टेट पार्टी, दोनों एक ही चीज है। रीजनल पार्टी या स्टेट पार्टी वो है जो कम से कम 2 सीट चुन ले, 2 सीट अपनी जीत ले, 4 तो चाहिए अपने कहां, लोकसभा में, 2 सीटें यहां जीत ले और 6% वोट अगर पा लेती है तो बन जाती है रीजनल पार्टी या स्टेट पार्टी। शायद मैंने बीच में उल्टा कर दिया था, है ना, आई थिंक ऐसा फंबल हो गया होगा, वो एक जैसी पार्टी को ही है। रीजनल पार्टी बनने के लिए 2 सीट, लोकसभा में आने के लिए, नेशनल पार्टी बनने के लिए 4 सीट, 6% वोट राज्य में इनको मिल गए, राज्य पार्टी बन गई, लोकसभा में 6% मिल गए, वो नेशनल पार्टी बन गई। आई होप क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टी इज द मेजर चैलेंज टू पॉलिटिकल पार्टीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, एनालाइज द स्टेटमेंट। और इन व्हाट वे लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी इज सीन इन पॉलिटिकल पार्टी, कैसे दिखता है भाई इंटरनल डेमोक्रेसी का लैक का मतलब होने का मतलब यह है कि भाई साहब फिर डेमोक्रेसी है ही नहीं, या तो इसमें क्या होंगे, फैमिलीज इन्वॉल्व हो गई, या इसमें क्या होंगे, फ्रेंड्स इन्वॉल्व हो गए, रिलेटिव्स हो गए। सो एवरीवेयर इन द वर्ल्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैव अ टेंडेंसी टू सेंट्रलाइज पावर इन द हैंड्स ऑफ वन और फ्यू लीडर्स। हर पार्टी पूरे देश में, पूरे धरती पर यही चाहती है कि पावर कुछ लोगों के हाथ में रहे, ताकि ज्यादा वो फैलाए ना, कोई और ना आ जाए। पार्टीज डोंट कीप ए लिस्ट ऑफ देयर मेंबर्स, पार्टी अपने लोगों के मेंबर्स की लिस्ट ही रखती है, उनको लगता है अंधे भक्त है, बनने दो, जितने बनने बनाओ। सो दे डू नॉट रेगुलरली होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग। अब क्यों नहीं पता चलता उनको कितने मेंबर्स हैं, क्योंकि रेगुलर मीटिंग्स ही नहीं होती हैं, कौन है कौन नहीं है नहीं पता। हमारे मोदी जी को नहीं पता होगा बीजेपी में कितने लोग हैं, कितने लोग हैं मतलब। सो दे डू नॉट हैव इंटरनल इलेक्शन वेरी ऑफन,
चुनाव भी नहीं होते, जैसे आपने देखा होगा जिला अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री ऐसे बनाते हैं, इनके चुनाव भी ज्यादा लगातार नहीं होते हैं। रेगुलर अटेंडेंस ऑफ द पार्टी आर नॉट एजुकेटली अवेयर ऑफ व्हाट गोज ऑन देयर। मेरा जैसा आदमी किसी पार्टी से जुड़ा हो, मुझे पता ही नहीं होगा ऊपर लेवल पे क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ना ऊपर वाले ने मुझे बताया और ना मैंने पूछा। सिंपल है। सो एज ए रिजल्ट द लीडर्स एज्यूम ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिसीजन मेकिंग ऑन पार्टीज बिहाफ। इसीलिए जो पार्टी के लीडर होते हैं वही पार्टी के बिहाफ पे अपनी जिम्मेदारी ले लेते हैं। नेताओं ने बोला आप चले आए, फॉलोवर्स को कुछ नहीं मिल रहा है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द रिसेंट एफर्ट्स दैट हैव बीन मेड इन इंडिया टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर लीडर्स। क्या चेंज करे गए पॉलिटिकल पार्टी में, नेताओं के बीच में भाई बदलाव के लिए। सो सबसे पहला तो एंटी डिफेक्शन लॉ आया। ये मैंने आपको बताया है कि भैया नेता एक जगह से दूसरी जगह जंप मार के ना चला जाए, इसलिए होता है। सो इन इंडिया मैनी इलेक्टेड ऑफिशियल्स बिगेन टू स्विच क्या देयर एलिगेंस फ्रॉम द पार्टी टू विच दे वर इलेक्टेड टू अ राइवल पार्टी। एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाएगा, क्यों जाएगा? क्या लालच है भाई, क्या फायदा है? तुम जीते हुए लोगों क्यों जा रहे हो दूसरे में? टू बिकम मिनिस्टर, या तो मंत्री बना दो या फिर पैसा मिल जाए, कुछ लालच पैसा। सो एंटी डिफेक्शन लॉज लेजिस्लेशन वाज thus passed in an effort to stop this trend. It states that any MLA और MP, ये कानून क्या कहता है कि अगर कोई भी MLA MP अपनी पार्टी से छोड़कर जाता है तो उसकी जो पार्टी की जो उसकी पावर है वो जब्त हो जाएगी। पार्टी की पावर मतलब उसकी इंडिविजुअल वोटिंग सीट पोजीशन उसकी बंद हो जाएगी। एंड MP MLAs मस्ट नाउ फॉलो द पार्टी डिसीजन। और जो कुछ पार्टी का नियम में जीत के आए हो अब उसी के साथ रहो, रहना है तो उसके साथ रहो वरना सब त्याग दो। ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, एफिडेविट फाइलिंग्स। एक बदलाव कैसा आ सकता है, कितनी प्रॉपर्टी आपके पास, कितने क्रिमिनल्स केस चल रहे हैं आपके पास, बताओ जी। होल्ड ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टीज आर रिक्वायर्ड बाय द इलेक्शन कमीशन टू होल्ड ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शंस एंड फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स। इलेक्शन करवाते रहो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। कितने इलेक्शन कराए हैं? क्या आपने डेमोक्रेसी मेंटेन रखी है कि नहीं रखी है? कि 10 साल से एक ही बंदा चल रहा है, 50 साल से एक ही बंदे की चल रही है? कितनी बार इलेक्शन कराए इंटरनली वो बताओ। क्या है आपके पार्टी का इनकम सोर्स वो बताओ। सो ये सब बताना है। पॉलिटिकल पार्टीज आर ए नेसेसरी कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी, एनालाइज द स्टेटमेंट। आई थिंक ये हमने कर भी लिया है, फिर से है चेंजिंग फॉर्म है बस। अबाउट 100 years ago there were a few countries that had hardly any political party. Now there are few countries that do not have a political parties. Examine this statement. पहले कईयों के पास पार्टी नहीं थी, आज पार्टी की कमी नहीं है भाई साहब, एग्जामिन करो। सो इट इज अ प्रीरिक्विजिट फॉर डेमोक्रेसी। बहुत जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए कई सारी पार्टीज का होना। होंगी तो लोगों के पास चॉइस होगी, चॉइस होगी तो सामने वाले को डर रहेगा, मैं नहीं तो कोई और सही। डेमोक्रेसी कैन नॉट फ्लरिश विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है, राइट ऑफ चॉइस, चॉइस होनी चाहिए। नो मीनिंगफुल चॉइस नहीं होती, अगर नो मीनिंगफुल चॉइस है तो डेमोक्रेसी है नहीं। तो देयर शुड बी अ मीनिंगफुल चॉइस। एवरी कैंडिडेट इन इलेक्शंस विल बी एन इंडिपेंडेंट इफ देयर आर नो पॉलिटिकल पार्टी। अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती तो हर बंदा निर्दलीय होता, इंडिपेंडेंट होता। लो कर लो बात, बना लो सरकार, फिर कैसे बनेगी? नोबडी विल बी एबल टू प्रोवाइड द पॉपुलेस द एनी सिग्निफिकेंस और पॉलिसी रिफॉर्म, फिर कोई बदलाव ही नहीं होते। सो द एमरजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज क्लोजली रिलेटेड टू द ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। अगर डेमोक्रेसी को बढ़ना है तो पार्टीज भी बढ़ रही हैं, पार्टीज बढ़ रही है तो डेमोक्रेसी बढ़ रही है। सो एज वी हैव शोन रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी नेसेसरी इन ह्यूज सोसाइटी। बड़ी बड़ी सोसाइटी जैसे कि इंडिया में डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव का होना बहुत जरूरी है। मैं अपनी बात लोकसभा में कहना चाहूंगा, मेरे जैसे मेरे मोहल्ले में 10 लोग हैं, कैसे पता चलेगा? देखा ना मैडम क्या कहती है, एक एक करके बताओ, कोई चिल्लाएगा नहीं। 10 बता रहे, मैडम को समझ में आई क्या नहीं आई, एक एक करके समझा रहे। सो इसलिए जरूरी होता है। नेक्स्ट बात करें, नेम द नेशनल पॉलिटिकल पार्टी विच गेट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियाज एंशिएंट कल्चर एंड वैल्यूज मेंशन फॉर फीचर्स ऑफ दैट पार्टी। बेसिकली ये कह रहा है बीजेपी के बारे में, जो कि हमने चार्ट में देखा था। सो बीजेपी कल्चरल नेशनलिज्म, हिंदुत्व के जो तत्व को लेकर आगे बढ़ी है। दैट पार्टी वांट्स फुल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू कश्मीर विद इंडिया। इस पार्टी की वजह से समावेश, इंटीग्रेशन हुआ कश्मीर का, भाई पूरे कश्मीर का आप देख चुके हो। A uniform civil code for all people living in the country irrespective of religion and ban or religious conversion, एक यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट आया। नेक्स्ट इज अर्लियर लिमिटेड टू नॉर्थ एंड वेस्ट टू अर्बन एरियाज, द पार्टी एक्सपेंडेड सपोर्ट इन द साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड रूरल एरिया। पार्टी पहले एक जगह थी, अपने विचारधारा के कारण अपने एम्स को लेके पूरे देश में फैलने लगी है। तो ये बेसिकली 4 फीचर्स इस पार्टी के हैं। नेक्स्ट बात करें, डायनेस्टिक सक्सेशन इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस चैलेंजेस बिफोर द पॉलिटिकल पार्टीज। एनालाइज द स्टेटमेंट। जो पार्टी का मुखिया है उसका बेटा फिर उसका मुखिया,
उसका बेटा फिर उसका मुखिया, उसके रिश्तेदार उसके मुखिया, बाहर का कोई नहीं है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? सो आप समझ चुके हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम फेसिंग पॉलिटिकल पार्टीज डायनेस्टिक सक्सेशन, यही है सबसे बड़ी दिक्कत। क्यों है? बिकॉज मेनली पार्टीज डू नॉट ऑपरेट इन एन ओपन एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। ट्रांसपेरेंसी नहीं है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, बताना ही नहीं चाहते भाई साहब क्या रहस्य है आपकी पार्टी में। दे आर नॉट मेनी मेथड्स फॉर एन एवरेज इंप्लॉय टू बिकम द पार्टी टॉप डॉग। लोग ऊपर तक पहुंचना नहीं चाहते, ना ऊपर वाले पहुंचाना चाहते हैं, ना वो बताना चाहते हैं। द लीडरशिप ऑफ न्यूमरस पार्टीज इज कंसिस्टेंटली हेल्ड बाय मेंबर्स ऑफ वन फैमिली। टॉप मैनेजमेंट जो है वो परिवार के एक ही लोगों के पास है। नॉट ओनली इज दिस अप्रोच अनफेयर टू अदर पार्टी मेंबर्स बट इट ऑल्सो अंडरमाइंस डेमोक्रेसी। इस सोच से क्या होता है, केवल आपकी पार्टी पे इफेक्ट नहीं है, डेमोक्रेसी भी ऑपरेट मुश्किल होगी। क्योंकि डेमोक्रेसी कहती है कि ट्रांसपेरेंसी हो, डिवीजन ऑफ पावर हो, हर एक किसी को मौका मिले, पर नहीं मिल रहा है। पीपल हु लैक द नेसेसरी क्वालिफिकेशन और पब्लिक सपोर्ट गेन एक्सेस टू पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। जिन लोगों को लोग पसंद नहीं करते, फिर ऐसे में वो सीट पे बैठ जाते हैं। लोग कह रहे हैं इसको मत बैठाओ, पर क्या करोगे, पार्टी की चलेगी, पार्टी के मुखिया ने डिसाइड किया है तो बैठेगा, करो फिर जबरदस्ती। नेक्स्ट इज टू फंक्शन बताने हैं रूलिंग पार्टी एज वेल एज अपोजिशन पार्टी के। ठीक है, रूलिंग पार्टी की बात करें तो सरकार ये बनाते हैं, सरकार को चलाते ये हैं। दे ऑल्सो हैव अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन द कंट्रीज लॉ मेकिंग। कानून ये बनाते हैं, सरकार ये बनाते हैं, सरकार को चलाते ये हैं। लीडर्स आर चूजन ट्रेन्ड एंड अपॉइंटेड एज मिनिस्टर टू मैनेज द गवर्नमेंट। जीती हुई सरकार से ही नेता बनते हैं जो सरकार को चलाने का काम करते हैं, जिसमें आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। अपोजिशन पार्टी की बात करें तो इसका काम है, जो सरकार है, जो सरकार जो बनी हुई है, उसके बातों में अपने व्यूज को रखना, अपने विचारों को रखना कि हमें ये अच्छा नहीं लगा, इस पे एक्सप्लेनेशन दो, ये क्यों किया इसकी एक्सप्लेनेशन दो। सो दे फॉल्ट द गवर्नमेंट्स मिस्टेक एंड बैड पॉलिसीज। वो कमियां ढूंढते हैं कि सरकार ने, जो जीती हुई सरकार, उसने गलती कहां की, उसकी पॉलिसी में कहां कमी है, क्योंकि आप तो कर नहीं सकते। अरे भाई, आपने अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भेजे हुए हैं तो वो करेंगे ना। सो दे ऑर्गेनाइज द गवर्नमेंट एडवर्सरीज। वो सरकार की कमियों को इकट्ठा करके उन्हें बताते हैं कि भाई साहब लोग ये चाहते हैं और आपने ये कर दिया। अपोजिशन का यही फायदा है कि एक सामने बंदा बैठा है देखने के लिए। सो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, एक्सप्लेन एनी 4 प्रॉब्लम एरियाज इन वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है भाई? देखो, इंटरनल डेमोक्रेसी में कमजोरी है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बेटे का बेटा बने जा रहा है, बाहर के लोगों को नहीं है। मनी एंड मसल की पावर प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा। लोग पैसे से और गुंडागर्दी से सच्चे कैंडिडेट को हटा देते हैं, डरा देते हैं। जेन्युइन चॉइस की समस्या है। पार्टी के सामने पार्टी की जो पॉलिसीज हैं वो इस तरीके से एक दूसरे की कॉपी करके बनाई होती हैं कि लोगों को वास्तव में पता ही नहीं चलता कि कौन सही पार्टी है, कौन गलत पार्टी है। मैं बोलूं मैं सच हूं, मेरा दोस्त बोल रहा है मैं भी सच हूं, तो फिर कौन सच्चा है? तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों के सामने। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, व्हाई देयर इज अ लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, एक्सप्लेन। क्यों होती है डेमोक्रेसी की प्रॉब्लम? बिकॉज द कंसेंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। इसलिए प्रॉब्लम होती है भाई साहब, क्योंकि एक ही का सिक्का चल रहा है, एक ही पार्टी के परिवार के लोग चला रहे हैं, दूसरे को चांसेस नहीं है। मेंबरशिप इंफॉर्मेशन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द पार्टीज। इसलिए प्रॉब्लम आती है डेमोक्रेसी की, लोगों को पता तो हो कि कितने मेंबर हैं इस पार्टी में, लोगों को पता ही नहीं है, अंधाधुंध नाम पे चल रहे हैं, अंधभक्त बन के। नेक्स्ट इज देयर आर नो बिजनेस मीटिंग्स। कोई क्या एम है उस पार्टी का, क्या वैल्यूज है उस पार्टी की, लोगों को पता ही नहीं है, आंख बंद करके चले जा रहे हैं। बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सबके ऐसे ही हैं, तो लोगों को सीखना चाहिए। देयर आर नो इंटरनल पार्टी इलेक्शंस फॉर मेंबरशिप। पार्टी में इंटरनली कोई चुनाव ही नहीं होते। लोगों को बुला ले भाई, फॉलोवर्स हैं, लीडर्स हैं, सब हैं, पर चुनाव तो गिनती के लोगों के हैं। द एबिलिटी टू मेक डिसीजन इज शेयर बाय टॉप लीडर्स। अंतिम फैसला टॉप लीडर लेते हैं, लोगों को इन्वॉल्व ही नहीं करने, मीटिंग्स नहीं है तो सलाह नहीं है, जो फैसला आया तुगलकी फरमान ऊपर से वही सब में चल रहा है। सो बेसिकली यही सारे कारण हैं जिनकी वजह से डेमोक्रेसी में ये सब इलेक्शंस की कमियां आपको दिख रही हैं। बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखें तो बच्चों, थैंक यू, हमारा ये काम खत्म हो गया। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी और उम्मीद करता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज का ये चैप्टर आपको बहुत अब क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन सारे जितने आपके 5 मार्क्स के आने हैं वो सारे लगभग मैंने करा दिए हैं। इन क्वेश्चंस को कर लो, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो और एक बार चैप्टर को पढ़ लो, काम खत्म। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। ध्यान रखना 1 मार्क्स के नहीं है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो उसी अकॉर्डिंग अपना एम बनाएं आप लोग, उसी अकॉर्डिंग पढ़ें। तो तब तक मिलेंगे भाई अगली क्लास में अगले सेशन के साथ। जब तक के लिए बाय बाय। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।